हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। क्या चल रहा है जिंदगी में। अरे बेटा, अब तुम अगर 11 बजे की क्लास में 10:55 से आके बैठोगे तो हम थोड़ी ना तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। जो तुम 10:55 में आके बोल रहे हो सर नहीं आए। अब ये प्लस क्लास थोड़ी ना है कि हम 5 मिनट पहले से आके वेट करेंगे तुम्हारा। आ जाओ सर, जल्दी जल्दी। आ गया आपके लिए जनरल क्लॉजेज एक्ट लेके। सबसे पहले बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सारी चीजें एकदम मक्खन चल रही हैं कि नहीं। जल्दी जल्दी बता दीजिए बेटा, एकदम ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं। कालरा सर ने भी क्लासेस लगा दी हैं। इधर से मेरा चल रहा, उधर से कालरा सर का चल रहा। दे दनादन दंदन, मजे ही मजे, तेरे यार के मजे मजे। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आवाज क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है, सबको आ रही है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सब लोग वीडियो को लाइक कर दें भैया, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दें, ठोका ठाकी कर दें। ठीक है, एकदम एकदम मक्खन। ओके, मक्खन उक्खन की बात हो रही है, खाने पीने की बातें हो रही हैं रात को। वेरी नाइस। जब तक खाने पीने की बात हो तब तक ठीक है, पीने खाने की बात नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, सो टुडे वी स्टार्ट जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। तो आज हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट के क्वेश्चन आंसर करने के लिए तैयार हैं। जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, जो लाइक नहीं करेगा वो पास नहीं करेगा। जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए जनरल क्लॉजेज करने के लिए। द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। चलिए आओगे। तो सर ये टॉपिक से जनरली 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यहां पर कोई कहानी वहानी नहीं होती, जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन ही होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, अंडर द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। मतलब आपको बेसिकली फाइनेंशियल ईयर डिफाइन करना है। तो चलिए चलिए चलिए, एकदम देर नहीं करेंगे। जो देर करता है वो देर हो जाता है, और जो देर करता है वो बैर हो जाता है। कुछ होता होगा ऐसा आसपास। चलिए 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 बेटा, चलिए जी। आइए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है, 1897। ठीक है, 1897। तो सर सबसे पहले पूछता है फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है। तो हमको तो एक बात पता है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट इज वन ऑफ दैट एक्ट विच हैज अ डिफेक्ट। व्हाट इज द डिफेक्ट? इट इज द ओनली एक्ट जिसमें डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 3। Apart from that, all other acts definitions are given under section number 2. This is the only act where definitions are given under section 3. So the answer is according to section 3 clause 21 of the General Clauses Act. General Clauses Act 97. As per the General Clauses Act 1897, financial year shall mean the year commencing from the 1st of April, 1st of April, and ending on 31st March of next year. 31st March of next year. Okay, next. It is a period of 12 months. It's a period of 12 months. Under the General Clauses Act,
अंडर जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर 1897 के अंदर a calendar year starts from January to December. January to December. अब देखो सर, आप सोच रहे हो कि व्हाई एम आई राइटिंग कैलेंडर ईयर, पूछा तो नहीं है एक्चुअली। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो आईसीआई ने भी ना जो सजेस्टेड आंसर दिए थे तो उन्होंने भी कैलेंडर ईयर साथ में डिफाइन कर दिया था फाइनेंशियल ईयर के, तो मैंने भी कर दी, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सिंस आईसीआई डिड इट, सो डिड आई। क्वेश्चन नंबर 1 डन। लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। कम ऑन गाइस, व्हाट इज इनमूवेबल प्रॉपर्टी? इसका सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आप ये बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नंबर यहां पर बच्चे नीचे चैट में लिख देंगे, उस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करके आपको हाय हेलो करना है। मेरा जो पूरा लॉ का कोर्स है 90 लेक्चर में फुल सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीशन, आप अगर 2x में देखते हो तो जल्दी भी खत्म कर सकते हो 45 क्लासेस में, उसका लिंक ऊपर पिन किया हुआ है। सो कोर्स करिए, आंसर राइटिंग करिए, आग लगा दीजिए आईसीआई में। गुड फेथ का मतलब होता है विदाउट एनी नॉलेज ऑफ इल डीड्स। अंडर द जनरल क्लॉजेस एक्ट गुड फेथ विल मीन वेदर और नॉट एनी, बोलते हैं ना, एविडेंस वाज अवेलेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो गुड फेथ मतलब गुड फेथ है। यहां पर कोई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं। अब बोला इनमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करो, तो इनमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पर डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 26। ठीक है, अगर सेक्शन यू डोंट रिमेंबर, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट राइट एज पर द सेल ऑफ, एज पर द जनरल क्लॉजेस एक्ट। ठीक है, आइए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल क्लॉजेस एक्ट, इसमें एक दो डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, उसका सेक्शन आप याद कर सकते हैं, हाथ में भी लिख के जा सकते हैं। ठीक है, 326, 321, these are 2-3 important sections. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 326 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, इनमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहां पर ना वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सपोज 326 में लिखा है इनमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, तो आप नहीं लिख सकते इनमूवेबल प्रॉपर्टी मींस, ये याद रखना। तो ये होगा इनमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, तो वो मींस नहीं होगा, इंक्लूड ही होगा। क्या इंक्लूड करना है इनमूवेबल प्रॉपर्टी को? पॉइंट नंबर 1, लैंड, जमीन। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, benefits arising out of land, benefits arising out of land. Next, things attached to earth। ठीक है, कुछ चीजें जो अर्थ से चिपकेली है। अब लैंड के बाद बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड था, एंड था थिंग्स अटैच टू दिस। ठीक है, एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ, और जो परमानेंटली चिपकी हुई है टू थिंग्स विच आर अटैच टू अर्थ, जैसे दीवार पर पेंट। ठीक है, छिपकली। वाह खुशी जी, आखिरकार खुशबू ने अपना जादुई रूप पहचान ही लिया। परमानेंटली फैसेंड, वो चीज जो परमानेंटली दीवार पे चिपकी हुई है, परमानेंटली फैसेंड टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। तो सर बिल्डिंग भी हो गई ना? हाँ, बिल्डिंग भी हो गई। लैंड है, लैंड के ऊपर आपने एक बिल्डिंग लगा दी, वो परमानेंटली है ना।
ऐसा थोड़ी ना कि आप लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग कर सकते हो, बिल्डिंग को हटाओगे तो गिर जाएगी। बच्चा बोलता है लैंड बिल्डिंग से अलग हो जाएगा, अरे कैसे होगा भाई, गिर नहीं जाएगा, ईंट गिरेगा नहीं, ईंट हवा में रहेगा क्या? ये तो गधा वाली बात है, ठीक है। ठीक है, आओ सर। अब तुम बोलोगे सर क्या ट्रीज इनमूवेबल प्रॉपर्टी है? हाँ सर, ट्रीज इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन ट्रीज से जो वुड मिलता है, क्या वुड भी इनमूवेबल प्रॉपर्टी है? नहीं सर, वुड मूवेबल प्रॉपर्टी है। आप मेरी बात समझो, ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ को ट्री कब तक बोलोगे? जब तक जमीन से चिपका हुआ है। अब ये इसमें से ना ऑरेंज निकल रहा है, ठीक है, सो ये है बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ठीक है, तो ये ट्री हो गया इनमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अब इस ट्री से हम ट्री को काट दिए और इससे वुड निकाल दिए, तो क्या वुड भी इनमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा क्या? नो सर। जैसे ये फल भी इनमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो ऑरेंज निकला, क्या ऑरेंज इनमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या? नहीं सर। लेकिन ट्री इनमूवेबल है, वुड इनमूवेबल प्रॉपर्टी है नहीं सर। हाउस एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकता है टेक्नोलॉजी के कारण। जसवंत सिंह जी, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, तब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी भाई। और ये जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो ना ब्रो, एक सेकेंड, जनरल क्लॉजेज एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। भारत में अभी भी ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है, अगर आई है तो जरा सा बताना। ये वाला जो हम घर रखे हैं इसको ना मेरे को जरा सा बैंगलोर शिफ्ट करना है, और उसके बाद जरा सा मुंबई, हर महीना थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करना है, तो थोड़ा वो टेक्नोलॉजी कहां है उसका कोड दे देना मेरे को। हमको ये वाला घर एक्चुअली नौरा के घर के पास करना है, एकदम बगल में उसके। ठीक है जसवंत भाई, बता देना हमको। अच्छा सर, लेकिन बिल्डिंग, अरे तो तुम वैसे ही कह रहे हो, तुमको बताओगे तो तब तो हम तुमसे सीखना चाहते हैं, हम नौरा के बगल में अपना घर लेना चाहते हैं, तुम हेल्प ही नहीं कर रहे हो। अगर हमको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का पता होता तो हम तुम्हारी हेल्प करते ना। ठीक है, अब ये बिल्डिंग है, अब ये बिल्डिंग तो परमानेंटली लगी हुई है, अगर मैं जमीन से बिल्डिंग को काटूंगा तो पत्थर गिर जाएगा ना, तो इट विल नो लॉन्गर बी इनमूवेबल प्रॉपर्टी। हो जाएगा सर, पेमेंट करो, हम दे तो देंगे, तुम ले पाओगे विवेक? पेमेंट पेमेंट आओ। ये हो गया सर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 डन। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऑरेंज बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड वर, अरे ऑरेंज, अरे कोई चीज से बेनिफिट अराइज हो रहा है आउट ऑफ लैंड, जो चीज उस पर परमानेंटली लगी है, तो बेनिफिट मूवेबल थोड़ी ना होगा। बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड इज, वो जो चीज से बेनिफिट है वो चीज इनमूवेबल है, वो बात है। फल संतरा कैसे इनमूवेबल हो जाएगा भाई, वो तो मूव हो रहा है एक दूसरे से दूसरी जगह। जैसे टिम्बर इनमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि तो पेड़ काटने के बाद अलग हो जाती है ना, पर वो भी तो बेनिफिट आउट ऑफ लैंड ही है, पेड़ से मिल रहा है। आइए चलो, क्वेश्चन नंबर 3। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, हाँ, मैस्कुलाइन जेंडर इंक्लूड फीमेल जेंडर, अ होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन shall not hold office in more than one company except its subsidiary company at the same time. Referring to the provisions of section 13 of the General Clause Act, examine whether a whole-time KMP can be appointed in more than one subsidiary company. ठीक है, देखो सर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। एक आदमी है, ठीक है, मान लो राकेश, ठीक है, उसमें केएमपी शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट इज सब्सिडरी कंपनी एट द सेम टाइम। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बताओ, क्या एक होल टाइम केएमपी कैन बी अपॉइंटेड इन मोर देन वन सब्सिडरी? क्या ऐसा हो सकता है?
अब देखो सर बात क्या है, एक चीज बताता हूं मैं आपको। अब इसमें जो सेक्शन लग रहा है वो तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 203 है, जो केएमपी के बारे में बात करता है। ठीक है, एक्चुअली जब आप सेक्शन 203 पढ़ोगे तो एक्चुअली में इसमें ये क्वेश्चन है, ठीक है, 203 में provides that whole time key managerial person shall not hold office in more than one company except a subsidiary company at the same time। प्रोविजन क्या है कंपनीज एक्ट का, मैं पहले प्रोविजन बता देता हूं। सेक्शन 203 जो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे वो उसका प्रोविजन ये है कि अगर एक आदमी एक की मैनेजरियल पर्सन की पोजीशन होल्ड कर रहा है एक कंपनी में, ठीक है, तो वो कोई दूसरी कंपनी में केएमपी नहीं बन सकता। अरे तुम दो लोगों के लिए की मैनेजरियल कैसे हो सकते हो? कॉमन सेंस वाली बात है, किसी एक के लिए हो सकते हो, लेकिन उसकी सेम सब्सिडरी कंपनी में आप केएमपी बन सकते हो, क्योंकि अगर मैं होल्डिंग कंपनी में केएमपी हूं तो सब्सिडरी में भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरा ही बच्चा। तो अगर मैं टाटा मोटर्स में केएमपी हूं तो मैं जैगुआर का भी केएमपी बन सकता हूं, लेकिन मैं टाटा मोटर्स में केएमपी होकर अदानी ग्रुप का केएमपी नहीं बन सकता, वो गलत है। ठीक है, with respect to the issue of whether a whole time of KMP of a holding company can be appointed in more than one subsidiary or can be appointed in only one subsidiary, अब क्वेश्चन क्या है वो समझो। क्वेश्चन बोलता है shall not hold office in more than one company except its subsidiary at the same time। तो क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि सब्सिडरी है कि सब्सिडरीज है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सब्सिडरी है कि सब्सिडरीज है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता है सेक्शन 13 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। आप अगर चेक करोगे, हमने आपको नोटबुक में दिखाया है, जहां पर भी सिंगुलर वर्ड दिया है वो प्लूरल वर्ड को इंक्लूड करता है, अनलेस प्लूरल वर्ड थोड़ा सा रिपंजेंट मतलब इनरेलेवेंट ना हो जाए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं दिस प्लेस इज रिजर्व्ड फॉर अ काउ, तो यहां का मतलब यह नहीं है कि एक ही काउ आएगी, जितनी काउ हो सके जो फिट हो रही है यहां पर जा सकती हैं, कोई पर्टिकुलर काउ के लिए नहीं है। ठीक है, सो प्लूरल विल ऑल सिंगुलर विल ऑल्सो इंक्लूड प्लूरल। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर इसका आंसर दिया गया है 10, क्योंकि इन्होंने बोला वन कंपनी एक्सेप्ट इज सब्सिडरी, सब्सिडरी इंक्लूड सब्सिडरीज। ठीक है, रिपंजेंट मीन्स इररेलेवेंट, आउटडेटेड। नंबर लॉ की भाई कोई नंबर लिख देना, तो कोई नंबर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, अब जिन बच्चों के सामने ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया कहां था? ये क्वेश्चन आया था आपके एमटीपी में, देखो यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, है आपके स्टडी मटेरियल में, एमटीपी 1 ऑफ नवंबर 2018 में था और एमटीपी नवंबर 2020 में था, पेपर में कभी नहीं आया। अब मान लो मैं बच्चा हूं और मेरे सामने ये पेपर में आ गया, अब मेरे को सेक्शन 13 तो पता है, ठीक है, दैट सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, लेकिन मेरे को ये केएमपी वाला प्रोविजन नहीं पता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो नहीं पता, कैसे लिखूंगा बिना वो पता किए। As stated in the provision above, that KMP of the holding company, KMP of the holding company shall not be appointed as a KMP of any other company except its subsidiary company, except its subsidiary company, मतलब कोई कंपनी का अपॉइंट नहीं करना है एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी कंपनी। एज पर सेक्शन 13, सिंगुलर
शैल इंक्लूड सिंगुलर, शैल इंक्लूड प्लूरल। सर ये केएमपी शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल नहीं, मैं टीचर हूं, हमको ये सौभाग्य मिला है क्योंकि मैं टीचर हूं। शैल इंक्लूड प्लूरल unless the inclusion is irrelevant and vague। मैं टीचर हूं, मैं लिख सकता हूं there are some perquisites of being a teacher, with you as the student there are very less, but okay, still fine। is irrelevant and vague। The provision stating a subsidiary shall include subsidiaries। हाँ काफी है बेटा ध्रुव, subsidiaries shall include subsidiary, ये नहीं समझ में आया, कोई बात, फिर से कोशिश करेंगे आपके साथ। आइस पीस, एक सेकंड रुक जाइए। shall include subsidiaries and hence key managerial person can be appointed in more than one company, more than one subsidiary। सुनिए भैया, आइस पीस सुनिए, देखिए एक होता है कंपनीज एक्ट 2013, उसमें 470 सेक्शन है। एक होता है सीए फाइनल, जो सीए इंटर होता है उसमें 148 तक के सेक्शन है, उसके बाद के सीए फाइनल में, ठीक है। तो उसमें एक सेक्शन आता है 203 203, जो सेक्शन ये बोलता है कि अगर आप एक कंपनी में की मैनेजरियल पर्सन है, जो कि एक पोजीशन होती है कि तुम्हारी कंपनी में ये आदमी बहुत महत्वपूर्ण है, की मैनेजरियल पर्सन है, तो आप किसी दूसरे कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन नहीं हो सकते। एक आदमी दो लोगों का पति नहीं हो सकता ना। लेकिन ये बोलता ये है कि आप उस कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है उसके केएमपी बन सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर जिससे आपने शादी की उसकी एक बहन है तो आपकी आधी घरवाली हो जाती है ना, साली, आधी घरवाली, ठीक है। तो वैसे ही आप सब्सिडरी के केएमपी बन सकते हो। अब मुद्दा यहां पर यह पूछा है कि क्या एक ही सब्सिडरी के बन सकते हैं, क्योंकि प्रोविजन में तो लिखा है अ सब्सिडरी, या एक से ज्यादा बन सकते हैं। तो यहां हम लोग ने जनरल क्लॉजेस एक्ट का सहारा लिया, उसमें एक सेक्शन है 13 जो ये बोलता है कि जब हम सिंगुलर बोलते हैं, जैसे काऊ है, तो वो प्लूरल को इंक्लूड करता है। प्लूरल मतलब कई, ठीक है, बहुत सारे। तो अगर हमने बोला अ सब्सिडरी, तो उसका मतलब वो प्लूरल को भी इंक्लूड करता है, मतलब सब्सिडरी भी हो सकती है, ठीक है। आइस पाइस बेटा, चलिए एकदम लेट के समझा दिया। आइए, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A notice when required under the statutory rules to be sent by registered post, acknowledgement due। पहली बात ये होता क्या है रजिस्टर्ड पोस्ट acknowledgement due, वो समझा देता हूं। फेल हो रहा है, लग रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। पंकज बेटा तुम महाकुंभ हो जाओ, देखो तुमको तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो महाकुंभ हुए, ठीक है। तो भैया रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू क्या होता है? मान लो इस आदमी ने मेरे को एक चिट्ठी भेजी, ठीक है। अब ये चिट्ठी मेरे पास आई, जैसे ही मैं ये चिट्ठी एक्सेप्ट करूंगा ना,
और वो पोस्ट ऑफिस वाले भैया के पेपर पर साइन करूंगा, वो पोस्ट ऑफिस वाले भैया की तरफ से उस आदमी ने जिसमें मेरे को चिट्ठी भेजी है उसको एक मैसेज जाएगा दैट द चिट्ठी हैज बीन डिलीवर्ड। इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। ये थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसमें आपको इंफॉर्मेशन सामने वाले को वापस जाती है कि आपको लेटर मिल गया, ठीक है। और रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है, खाली पेपर पर साइन हो जाएगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। क्वेश्चन हमको यह पूछ रहा है कि कंपनीज एक्ट में किसी भी कानून में लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पोस्ट। वैसे भी ये वाला कानून सिर्फ कंपनीज एक्ट पे थोड़ी ना लगता है, जनरल क्लॉज, ये तो कोई चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बोला कि कहीं पर अगर लिखा है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो क्या उसकी जगह मैं रजिस्टर्ड पोस्ट भेज के काम कर सकता हूं? वेदर प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजम्पशन रिगार्डिंग सर्विंग ऑफ नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट अंडर जनरल क्लॉजेस इज टेनेबल। पूछ रहा है अगर मैंने सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट यूज कर दिया रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू की जगह, तो क्या वो चल जाएगा एज पर जनरल क्लॉजेस एक्ट? द आंसर इज नो। ठीक है, एकदम नहीं, एकदम नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, एकदम। एकदम नहीं चलेगा। एकदम नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है। आयो लिखते हैं, ये क्या हो गया? ये बंद क्यों हो गया भाई सडनली? हाँ, अभी ठीक है। हाँ चलो ठीक है। सडनली क्लास बंद हो गई थी, मैं बोलूं क्या हो गया। चलो आगे लिखते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट वाला। अगर सेक्शन याद है तो ठीक, वरना नहीं याद है तो ये सेक्शन नंबर 27 है रजिस्टर्ड पोस्ट का, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट आ जाओ सर। क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 और जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, कैन आई ज्वाइन, एकदम स्टैंड अलोन बेटा, खड़ा हूं आज भी यहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट, वेयर एनी स्टैट्यूट, मैंने अभी वही बात बोली विवेक जी, आप सुनते ही नहीं है। वेयर एनी स्टैट्यूट requires a document to be sent by post being registered post acknowledgement due, registered post acknowledgement due, it requires the same to be वो तो हमें याद है क्योंकि हमने इतनी बार पढ़ाया है, तो हमें याद है। आपको भी याद हो जाएगी अगर 2-3 बार रिवाइज करेंगे, नहीं भी याद हुई तो कोई दिक्कत नहीं। हेमंत भाई सब रिकॉर्डेड देखो भाई, एक दिन इतना रिकॉर्डेड देख लोगे कि दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में इतना डिसिप्लिन नहीं है कि तुम रात में बैठ के 1 घंटा लिख सको, तो भाई फिर तो छोड़ दो, छोड़ दो ये सपना
तोड़ दो ये बबल। प्रॉपरली एड्रेसिंग, प्रॉपरली एड्रेस्ड, ठीक है। प्रीपेड, प्रीपेड एंड posting by registered post। जीसी एक्ट खत्म करना है अभी भी, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। Therefore, where the law provides the enactment, sorry, where the enactment provides that, okay, provides that, ओके भाई, ओके, अब तो चिल कर, कोई टेंशन नहीं है। Therefore, where the enactment provides that a letter shall be sent by registered post, acknowledgement due, and the same is sent by registered post does not fulfill the provisions of the enactment, does not fulfill the provisions of the डन है सर। अरे टोनी मोनी, टोनी मोनी, टोनी मोनी, चलिए टोनी मोनी ऑनेस्टी टेस्ट कर रहे हैं, लाई डिटेक्टर। हेमंत तुम भी गजब हो भाई, वो तुमसे सवाल पूछता है तुम सीधा बोलो मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा, पहले कैमरा लेके आओ, मैं इंटरव्यू बिना कैमरा के नहीं देता, सीधी बात। तुम और बैठ के डिबेट कर रहे हो, सीधा बोलो मैं बिना कैमरा के इंटरव्यू नहीं देता। आओ चलो, तो बोलो मैं बिना कैमरा के इंटरव्यू नहीं देता। चलो, X owned a land with 50 tamarind trees। tamarind मतलब इमली, इमली, इमली होती ना, इमली, इमली, हाँ। He sold his land and the timber obtained after cutting 50 trees। ओके, ठीक है, सोल्ड, लैंड भी बेच दिया, टिम्बर भी बेच दिया, तो लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है और टिम्बर मूवेबल हो गया क्योंकि काट के बेचा, ठीक है। X wants to know whether sale of timber tantamounts to, means tantamounts to arises to, ठीक है, tantamounts to sale of immovable property, ठीक है, क्या ये सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अराइज करती है क्या? सो द आंसर इज नो, ठीक है, क्योंकि अगर वो लैंड बेचता, ठीक है, और उसके साथ पेड़ बेच देता तो ठीक था, ठीक है, उसने लैंड बेचा फिर टिम्बर पेड़ काट के बेचा तो काटते ही मूवेबल बन गया ना। यही तो पिछले वाले में बोल रहा था मैं, ठीक है, यही तो पिछले वाले में बोल रहा था मैं। लेकिन अब यही चीज देखो थोड़ा सा सेमी केस स्टडी में आई है
खाली देख लो कितनी बार आया है, तुम देख लो ये क्वेश्चन। इसीलिए मैं बोल रहा था कि कोई कोई डेफिनेशन का ना सेक्शन यू कैन रिमेंबर, जैसे 326 इज इमूवेबल प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। देख लो, स्टडी मटेरियल MTP2, MTP, MTP1, RTP पास्ट ईयर पेपर May 2018, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आओ। मैं तो भाई अभी दिमाग लगाऊंगा, मैं आएंगा ऐसा, मैं ऐसा आएंगा, इट ऐसा कट करेंगे, कट करके ऐसा कॉपी करेंगे और अगला पेज में जाके पेस्ट करेंगे, तुम वापस से लिखेगा पेस्ट प्रोविजन। प्रोविजन ये होता है शक्तियों का गलत इस्तेमाल। ये होता है शक्तियों का गलत इस्तेमाल। जल्दी लिखो जल्दी। ये हो गया, प्रोविजन हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आया सर, अब होगा एनालिसिस। सो वी हैव टू डू द एनालिसिस एज वेल। ओके, क्या था क्वेश्चन? टिम्बर के बारे में था ना। मिस्टर एक्स हैज सोल्ड his land along with timber arising from cutting of trees located on the land owned by Mr. X, Mrs. X का पति। Okay, now we come to conclusion. Conclusion ही conclusion है, solution कुछ पता नहीं। Land is immovable property. Land is immovable property. However, since timber is sold after uprooting of trees, timber is movable property. Timber is movable property. जल्दी लिखें, टिंग 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 टिंग। यार मेरा दोनों कर दो, मेरा यार मेरा। ओके, जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं। डन 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट? सर वही सेम सेक्शन 27 ही है। ठीक है, सेक्शन 27 ही अभी ऊपर किया ना। तो सर्विस बाय पोस्ट मतलब कोई भी चीज जब पोस्ट से डिलीवर हुई है उसमें बस 3 चीजें होनी चाहिए। वो प्रॉपरली एड्रेस्ड होनी चाहिए, उसका प्री पेमेंट हुआ होना चाहिए और पोस्टिंग रजिस्टर्ड पोस्ट से होनी चाहिए। नोटी वाले गा रहे हो बेटा, तुम्हारा दिमाग नोटी है जतिन जोशी। आजकल पता है बच्चों, बस 2 ही लोगों के अंदर आग भरी है पढ़ने की एकदम। एक है उज्जवल केसरी और दूसरा है जतिन जोशी। एकदम इनके अंदर अभी एकदम फायर उमड़ रहा है Jan 26 में, एकदम आग लगा है। तब
तो हमको देखना है ये आग जिस दिन बुझी, एग्जाम के पहले अगर घासलेट हम खुद डालेंगे। आइए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27, एकदम आग लगी है पढ़ाई की, ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, वही जो घोड़ा है उसी पे तुमको बैठा के गधा बना के घुमाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, वेयर एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन, मतलब कानून रेगुलेशन requires a document to be sent by post, it shall be deemed to have been served upon, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, served upon if, पॉइंट नंबर 1, प्रॉपरली, आज बहुत दिन बाद अपने कोच के साथ हम एक्सरसाइज किए, मेरा शोल्डर एकदम साहब लिखा ही नहीं जा रहा, मेरे से हाथ कांप रहा है। इनको एक हफ्ता लगेगा एडजस्ट करने में अपने आप को, एक हफ्ता का भी। कल तो हम फिर चेन्नई निकल रहे रात को। प्रॉपरली एड्रेसिंग प्रीपेड properly address prepaid and next posting by registered post, जिंदगी लाइफ इन अ मेट्रो की जगह लाइफ इन अ प्लेन हो गई, एक जगह से दूसरी जगह उड़े चले। ठीक है, दिल्ली 11 तारीख 11 मार्च। हो गया सर, डन है, बैक स्लाइड लिखो जल्दी हाथ चलाओ। मतलब इतना चीज समझ लो, व्हेनेवर अ पोस्ट इज बीइंग सेंट इट ओनली रिक्वायर्स 3 कंडीशन। होमवर्क बाकी है, रुकिए। इट ओनली रिक्वायर्स 3 कंडीशंस, प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए, प्रीपेड होना चाहिए और पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए। दिल्ली में कहां जाएंगे तुम, क्या मेरा रूट ट्रैक करेगा क्या? ऐसा लग रहा है दिल्ली के बॉर्डर में खड़े रहते हैं कि हम कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे, इनको पूरी रिपोर्ट दें। आइए सर, क्वेश्चन 4 में कुछ अलग नहीं था, क्वेश्चन 4 भी सेम ही था, बस क्वेश्चन 4 वाज इन फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी, सेमी केस स्टडी। हाँ मिलेंगे एकदम मिलेंगे। चलो वो सर ठीक ले। अच्छा एक होमवर्क देता हूं, रुको, एक होमवर्क बना के आना, बस ये वाला बना के आना, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को तुमसे। कोशिश करना, दिमाग लगाना, होमवर्क बना के लाना, ये वाला ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, अब मिलते हैं वेडनेसडे को। हाँ अब मिलते हैं वेडनेसडे को 11 PM। ठीक है, ओके। मुंबई कब आओगे बेटा? पता नहीं, अभी नौरा से रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है, तो बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसीलिए मुंबई नहीं आ रहा है। चलो सर, तो फिर आज के लिए निकलता हूं, बाय बाय, सी यू टाटा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू टाटा।